हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 जुलाई और आज के वीडियो को हम आपके सामने लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सके और इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। और कल से यानी कि 27 जुलाई से आपको हमारे इस चैनल का करंट अफेयर का वीडियो अर्ली मॉर्निंग में 4:30-5 बजे मिल जाए, इसी तरह का हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कल से आपको ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों, हमारी इस चैनल की वीडियो को आपने 1 साल तक के लिए देख लिया तो आपका जो सोचने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन में यदि करंट अफेयर का सिलेबस है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 160वां आयकर दिवस कब मनाया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको इंग्लिश में कहे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट में बोले तो सीबीडीटी, उन्होंने अपना 160वां इनकम टैक्स डे कब मनाया? 24 जुलाई को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जुलाई। और 24 जुलाई को ही यह इनकम टैक्स दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीजन है यह व्यक्ति। तो देखो, 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन, किसने? सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर प्रस्तुत किया गया था और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 जुलाई 2020 को 160वां आयकर दिवस मनाया। और सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं प्रमोद चंद्र मोदी, वो हाल ही में सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष है। और सीबीडीटी के बारे में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि सीबीडीटी आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए एक नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई है और प्रत्यक्ष कर नीति निर्माण के संदर्भ में यह देश की सर्वोच्च संस्था है और यह बोर्ड देश में प्रत्यक्ष कर कानून प्रवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। और यदि हमने इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से सुना है तो इनसे जुड़ा हुआ किस तरह का क्वेश्चन क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में सेट किया जा सकता है वो आपके सामने यह प्रैक्टिकल है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आपने ध्यान से यह इंफॉर्मेशन मेरे साथ साथ पढ़ा है तो आपको आइडिया आ जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है इसका मीनिंग हुआ गलत है। तो यहां हमें तीनों सेंटेंस में से ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है। यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही, हमने इसके पहले ही पढ़ा। इसकी स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड के अधिनियम 1960 के तहत की गई थी। तो यहां कुछ गलत है क्योंकि यह राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, इससे पहले मैंने आपको बताया था। यानी कि यह सेंटेंस गलत, यह सही है। आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए यह एक नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर कौन बन गया? कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि केवल 2 सेंटेंस है वो सही नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, इसी पैटर्न के कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हाल ही में पूछ लिए जा सकते हैं और इसीलिए आपको इसकी भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन कौन लॉन्च करेगा? एस्ट्रोस मिशन कौन लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा, जो एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। वो दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से इस तरह का एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करने जा रहा है और यह एक गुब्बारा है और गुब्बारे का जो आकार है वो एक फुटबॉल स्टेडियम के कद का है। तो इसी तरह का एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है नासा। तो इसी मिशन से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि एस्ट्रोस का पूर्ण स्वरूप क्या है? एस्ट्रोस का पूर्ण स्वरूप
एस्ट्रोफिजिक्स, स्ट्रोटेस्फियर टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर्स वेवलेंथ, जो एस्ट्रोस का पूर्ण नाम है। यह नाम आप याद रख लीजिए। और इस मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? इस मिशन का संचालन नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा किया जाएगा। और नासा के एस्ट्रोस मिशन का उद्देश्य क्या है? घनत्व, गति और गैस की गति का 3D मानचित्र बनाने हेतु नासा यह इस तरह का एक गुब्बारा लॉन्च करने जा रहा है। और किसी भी अंतरिक्ष मिशन से कम लागत में यह मिशन किया जा सकता है। और एस्ट्रोस मिशन स्ट्रेटोस्फियर में एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का गुब्बारा भेजेगा। गुब्बारे में एक टेलीस्कोप, उप प्रणालियां, विज्ञान उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और शीतलन प्रणाली होगी। और इनके जरिए हमारा ये पृथ्वी का 3D मानचित्र यहां बनाया जा सकता है। और बात करते हैं नासा की। तो नासा के बारे में मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन नासा के बारे में यह रोचक तथ्य आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि नासा की इंटरनेट स्पीड 91 Gbps है। दोस्तों 91 Gbps है नासा की इंटरनेट स्पीड। और नासा की स्थापना उस वक्त के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने नासा की स्थापना की। और नासा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और नासा की स्थापना ड्वाइट डी आइजनहावर ने कब की? 29 जुलाई 1958 को। और नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडेस्टाइन। और नासा का पूरा नाम क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का पूरा नाम है। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? पार्थ नाम है दोस्तों, पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। वो हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। और इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता किसका स्थान लेंगे? पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता कर्णम शेखर का स्थान लेंगे, क्योंकि कर्णम शेखर 30 जून 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। और वो बन जाएंगे इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो यहां हम बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कब हुई? 10 फरवरी 1937 को। इंडियन ओवरसीज बैंक के स्थापक कौन थे? तो यहां नाम है एम चिदम्बरम चेट्टियार, जिसको शॉर्ट में कहे तो श्री MCT ने इस बैंक की स्थापना की। और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जिसके नए हाल ही में एमडी एंड सीईओ बन गए हैं पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता। और IOB का पूरा नाम भी याद रख लीजिए, इंडियन ओवरसीज बैंक। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में श्रीपाली वीराकोडी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। वे किस देश की क्रिकेटर है? यहां आप देख सकते हैं इमेज में। तो यह एक महिला ऑलराउंडर क्रिकेटर है जिसका नाम है श्रीपली वीराकोडी। और वो श्रीलंका की एक जानी मानी ऑलराउंडर क्रिकेटर है। उन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका। लेकिन बात करते हैं श्रीलंका की श्रीपली वीराकोडी की। तो उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो श्रीलंका की गेंदबाज एवं ऑलराउंडर है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू इस श्रीपली वीराकोडी ने 2006 में किया था। और अब तक उन्होंने 89 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 58 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। और अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच इस खिलाड़ी ने साल 2018 में खेला था। और उन्होंने 5 T20 विश्व कप में भी श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया था, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। और इसीलिए इस खिलाड़ी का नाम मत भूलिएगा, श्रीपली वीराकोडी। वो एक श्रीलंका की महिला क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ी है।
पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया है? आपको पता है कि प्लाज्मा बैंक जो प्लाज्मा है जिस व्यक्ति के शरीर में से निकाला जाता है वो अन्य जो कोविड-19 से संक्रमित कोई भी व्यक्ति है उनको ठीक करने के लिए इस प्लाज्मा उस व्यक्ति के शरीर में दाखिल किया जा सकता है और इसी तरह यह हेल्पफुल हो सकता है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपना पहला प्लाज्मा बैंक अपने राज्य की कैपिटल यानी कि जयपुर में स्थापित किया है। और जयपुर बोले तो पिंक सिटी, वहां पर राजस्थान सर ने एक पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां स्थापित किया गया था? तो याद रखो दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। जो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक है वो भारत के किसी भी स्टेट में किसी भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज को इस प्लाज्मा से ठीक किया जा सकता है। लेकिन कोई भी स्टेट यदि प्लाज्मा सेंटर खोलता है वो अपने राज्य के नागरिकों को ही इस तरह की सहायता देता है। तो दिल्ली में लॉन्च किया गया प्लाज्मा बैंक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होता है और दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया था? तो तमिलनाडु में। और जयपुर में प्लाज्मा सेंटर खोला गया है। तो यहां जो डॉक्टर रघु शर्मा है उन्होंने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस प्लाज्मा सेंटर में जो व्यक्ति कोरोना से ठीक हो चुके हैं वो अपना योगदान दे। और दिल्ली के बाद केरल, ओडिशा की राज्य सरकारों ने भी प्लाज्मा बैंक शुरू किए हैं और महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मालेगांव और धारावी में प्लाज्मा बैंकों की शुरुआत के बारे में भी घोषणा की गई थी। और यह एक ऐसा उपाय है जो गंभीर रूप से संक्रमित कोविड-19 व्यक्ति को भी ठीक कर सकता है। और बात करते हैं इस प्लाज्मा थेरेपी की। तो यह प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या? तो देखो, प्लाज्मा थेरेपी के तहत रक्त प्लाज्मा को एक कोविड-19 रिकवर्ड मरीज से एकत्र किया जाता है और इस रक्त प्लाज्मा रक्त के घटकों को हटाने के बाद बचा हुआ तरल पदार्थ है, जो यहां बचा हुआ तरल पदार्थ है यह है प्लाज्मा। ओके, क्लियर। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किसको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है और इसका यह ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानद सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है साहिल सेठ और वो ब्रिक्स के मानद सलाहकार बन गए हैं। तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं साहिल सेठ को। साहिल सेठ की नियुक्ति 2020 से लेकर 2023 की अवधि के लिए की गई है और वे वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत है। और ब्रिक्स के इस CCI मूल संगठन है जो ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज्य और उद्योगों को प्रोत्साहित करता है। और ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? 5 देश है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पहले तो नाम था ब्रिक क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ गया और बन गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। और बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले एक दशक में वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। पिछले दशक में भारत 10 देशों में यहां टॉप 3 में रहा है। और यह सर्वे किसने किया है? तो देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO द्वारा जारी किए गए नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट में यह बताया गया है। और इस ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020 के तहत इंडिया इसमें 3rd रैंक पर रहा है। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि पहले रैंक पर कौन रहा है? पहले स्थान पर रहा है चाइना। और FAO ने वर्ष 1990 के बाद से प्रत्येक 5 वर्ष में यह व्यापक आकलन किया है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में यह आकलन किया जाता है। और बात करते हैं यह टॉप 10 कंट्री की, जहां पर यह कुछ जंगल में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो देखो,
FRA 2020 के अनुसार शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में सबसे अधिक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिनमें चीन पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। और टॉप 10 में चिली, वियतनाम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया इसमें शामिल है। तो यहाँ टॉप 3 कौन है वो हमें अब पता चल गया और भारत देश रहा है तीसरे स्थान पर। तो भारत के बारे में कुछ आज मैं नया प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। हमारा राष्ट्रीय पक्षी का नाम है भारतीय मोर, जिसका लैटिन नेम है पावो क्रिस्टेटस। हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल और कमल का लैटिन नाम है नेलम्बो न्यूसीपेरा गार्टन। और हमारे भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, बरगद का लैटिन नेम है फाइकस बेंदालेंसिस। और हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जनगण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो राष्ट्रीय नदी का नाम है गंगा। और भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका लैटिन नेम है पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। और हमारे देश के राष्ट्रीय धरोहर जानवर कौन सा है? गजराज यानी कि हाथी। और राष्ट्रीय फल है आम, आम का लैटिन नेम है मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो हमारी राजभाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी। और राष्ट्रीय कैलेंडर है शकशवंत। और हमारे राष्ट्रपिता पूज्य बापू महात्मा गांधी। और हमारी राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि करेंसी है रुपया। तो यह फैक्ट यदि आपको कुछ नया सीखने मिला है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे ने कब तक अपने सभी डिब्बों में रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग लगाने की योजना बनाई है? यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगाने की हाल ही में घोषणा हमारी भारतीय रेलवे ने एक लक्ष्य तय किया है कि दिसंबर 2022 तक, कब? दिसंबर 2022 तक हमारे भारत के रेल के सभी डिब्बों में इस तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान टैग लगाई जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिसंबर 2022। तो देखो, पहले तो RFID टैग्स का पूरा नाम क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि RF और ID का मतलब है आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जिसका पूरा नाम। और भारतीय रेलवे द्वारा की गई घोषणा के अनुसार रेलवे के सभी डिब्बों में RFID टैग लगाने का कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जब बात करते हैं हमारे इंडियन रेलवे की और इस इश्यू की, तो इस टैग का उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा रेल के डिब्बों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। और इस अब तक लगभग 23,000 रेल के डिब्बों को इस परियोजना के तहत कवर किया जा चुका है। यानी कि RFID जो हाल ही में 23,000 डिब्बों में लगाई जा चुकी है, लेकिन फिलहाल तो मैन्युअली तरीके से सब डिब्बों को यह ट्रैक करने की कामगिरी जारी है। लेकिन हमने लक्ष्य तय किया है कि दिसंबर 2022 तक में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। और बात करते हैं रेल की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी सुर्खियों में था कि भारतीय रेलवे ने देश के कितने स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध करा दी है? हमारे इंडियन रेलवे में रेलवे स्टेशनों में 5,500 ऐसे रेलवे स्टेशन बन गए हैं जहां पर हमारे इंडियन रेलवे ने फ्री वाईफाई सुविधा अवेलेबल करवाई है। 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में जब लालजी टंडन का मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, तो लालजी टंडन का स्थान लिया है आनंदीबेन पटेल ने। यानी कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। और इसीलिए हाल ही में आनंदीबेन पटेल 2 राज्यों की राज्यपाल बन गई है, एक उत्तर प्रदेश की और एक मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। तो हम आनंदीबेन पटेल के बारे में भी कुछ जान ले। आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के महेसाणा जिले में हुआ था और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुकी
यह आनंदीबेन पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो उनके कुछ करियर की बात करें तो उन्होंने राजनैतिक सफर की शुरुआत वर्ष 1987 में की। वर्ष 1994 में आनंदीबेन पटेल को गुजरात से राज्यसभा के लिए चुना गया। वर्ष 1998 में वे पहली बार मांडल विधानसभा क्षेत्र अहमदाबाद से चुनकर विधायक बनी और 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रही और वो बन गई है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन बन गया है? विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है अडानी पोर्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अडानी पोर्ट। और बात करते हैं अडानी पोर्ट की, तो ये देखो, अडानी पोर्ट्स ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने के बाद अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और यह लक्ष्य पूर्व औद्योगिक लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग रखने के अनुरूप होंगे। यानी कि जो पेरिस समझौते के तहत हमें औद्योगिक प्रदूषण कम करने में यहां मदद मिल सकती है। और बात करते हैं इस पोर्ट के, तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं करण अडानी, वो हाल ही में यह APSEZ के वर्तमान CEO है। 11वां क्वेश्चन, भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? यहां आप देख सकते हैं, मधु भी कह सकते हैं और शहद भी कह सकते हैं। तो शहद जांच प्रयोगशाला, भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है गुजरात में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। और बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात में कहां यह प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो गुजरात में आणंद जिले के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में यह भारत की पहली शहद जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है और इस प्रयोगशाला से गुणात्मक मधु निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों को अच्छी कीमत दिलाने में सहायता होगा। यानी कि यहां मधु की जांच की जाएगी, यानी कि कोई भी व्यक्ति यदि डुप्लीकेशन तरीके से यह शहद बनाता है तो इसको यहां जांच से परखा जा सकता है। और मधुमक्खी पालन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कितने? 500 करोड़ रुपए का, और जिससे संबंधित व्यापार का आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और जब बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, जैसा कि गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर। गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहते हैं। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजयभाई रूपाणी, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल ऐसे आचार्य देवव्रत। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। लेकिन आज कुछ नया जान ले कि गुजरात का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या गुजरात में कितनी है? 4 राष्ट्रीय उद्यान और 21 अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। और किस शहर को भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है? गुजरात के सूरत को हमारे भारत देश का डायमंड सिटी कहा जाता है। और भी कुछ क्वेश्चन की बात करें तो गुजरात के जो स्टेट सिंबल है इसकी बात करते हैं। गुजरात राज्य का राज्य फूल क्या है? जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, मैरीगोल्ड। और गुजरात राज्य का फल क्या है? आम। और यहां जो रसीले केसर आम है वो गुजरात के जूनागढ़ जिले में काफी विख्यात है, जिसको GI टैग भी मिला है। और गुजरात राज्य का राज्य पेड़ क्या है? बरगद। और दोस्तों अब बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने किसको GI टैग पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है? GI टैग, जिसका पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो 10 साल के लिए वैध होती है। और यहां हाल ही में हमारी केंद्र सरकार ने यहां कश्मीरी केसर को GI टैग पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कश्मीरी केसर। और पिछले कुछ मंथ पहले ही केसर सुर्खियों में था।
कि उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि कश्मीर घाटी में उत्पादित केसर को प्रमाणीकरण मिलने से यह विश्व मानचित्र पर पहचान बनाने की दिशा में पहला बड़ा कदम है और केसर की जो खेती है वो विशेष प्रकार की करेवा मिट्टी में की जाती है। और याद रखो, करेवा मिट्टी में यह केसर की कृषि की जाती है। और वर्तमान में हमारे यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और बात करते हैं केसर की, तो जीआई टैग के साथ राज्य के केसर को निर्यात बाजार में अधिक प्रमुखता मिलेगी और किसानों को उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। और इसीलिए यहां आप देख सकते हैं, यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बगल में ही स्थित है यह जो नया हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और केसर जिसको जीआई टैग मिलने प्रमाण पत्र देने हैं तो केंद्र सरकार ने फैसला किया है। 13वां क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ ने किस शहर को स्वच्छ और खूबसूरत शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की? योगी आदित्यनाथ बोले तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में अयोध्या को स्वच्छ और खूबसूरत शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अयोध्या। और अयोध्या राम मंदिर को लेकर भी सुर्खियों में है, तो इसका कार्य निर्माणाधीन है। तो देखो, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाले दिन यानी कि 5 अगस्त को अपने अपने घरों में 24 घंटे राम कीर्तन करने की अपील की है। यानी कि 5 अगस्त को यह मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। और हमारे इस योगी आदित्यनाथ ने सभी परिवार को अपने अपने घर में भगवान राम के कीर्तन करने की अपील की है। और उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियों को नए चांदी के बने आसन पर भी स्थापित किया और इसीलिए यह राम मंदिर सुर्खियों में है। और इनसे जुड़े हुए और भी मैं आपको बात बताऊं तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम की नगरी अयोध्या को एक शानदार, स्वच्छ और खूबसूरत शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो कि पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। और यहां आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने जो राम मंदिर के निर्माण के जो न्यास है इसकी बैठक को भी संबोधित किया है। और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन पता है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। लेकिन कुछ नया भी जान ले, उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल का नाम है लखनऊ, लेकिन 1858 तक उत्तर प्रदेश की कैपिटल आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की कैपिटल थी और 1921 से आज तक लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 और लिंगानुपात है 912, यानी कि यहां प्रति 1000 पुरुषों के औसतन महिलाओं की संख्या है 912। और प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। और उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश यानी कि टेसो। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो यह नई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों को इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लोनार झील के पानी का रंग किस सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है? तो हालो आर्चिया सूक्ष्म जीव के कारण इस लोनार झील का पानी हाल ही में गुलाबी रंग का हो गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हालो आर्चिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है शिवानी रानी कश्यप, जो दिल्ली से है और लगातार यहां डिटेल में इंफॉर्मेशन वो बताती है। तो प्लीज दोस्तों, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लिखती है शिवानी रानी कश्यप, आप भी इस कमेंट को पढ़िएगा। और कन्हैयालाल, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कि हाल ही में जब यह जो लोनार झील है इसका कारण है पीले होने का कारण यह नया सूक्ष्म जीव। और इस क्वेश्चन के बारे में हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने सही आंसर भेजा है, वो है गोवा से गजेंद्र नाहक।
वणकर नितिन कुमार गुजरात के अहमदाबाद से, प्रियंक चौधरी गुजरात के सूरत से, डाभी हार्दिक गुजरात के जूनागढ़ से और शैलेश कुमार तबियाड़ वो भी गुजरात से है। और उन्होंने यहां एक गलती की है कि लोनार झील ओडिशा स्टेट में स्थित है। तो प्लीज शैलेश कुमार तबियाड़ आप करेक्शन कर लीजिए कि लोनार झील ओडिशा में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, तो गोस्वामी सृष्टि भी हमारी चैनल के साथ जुड़ चुकी है और उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है और उन्होंने यह जो आंसर भेजा है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रवीण जाला, आपका भी आंसर सही है और यह किस सूक्ष्म जीव के कारण हुआ है तो यहां आपने यह बता दिया है। आप सभी को सही आंसर भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया? इंटरनेशनल सोलर फिर वीडियो के साथ कल सुबह मॉर्निंग में 4:30-5 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।